यहाँ तक हमने जाना हमारे शरीर के पहले आधार हमारे दोषों का क्या कर्म है। अब हम यहाँ से जानेंगे कि जो हमारे शरीर का दूसरा आधार है, जिनको धातुएं कहते हैं, क्या क्या हैं और उनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो सबसे पहले धातु होती है रस। ही आहार, कोई भी अन्न, कोई भी भोजन रूप में जो कुछ भी हम खाते हैं, उनसे जो टूट करके फाइनल प्रोडक्ट हमारे बॉडी को मिलता है, वो पहला धातु मिलता है जिसको रस कहते हैं। खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, ये जो आपने अलग अलग स्वाद सुने हैं, ये रस होता है। तो ये रस सबसे पहला धातु है और ये रस का काम होता है हमारे शरीर का प्रीणन करना, हमारे शरीर में प्राण को बनाए रखने के लिए, ऊर्जा को बनाने के लिए सबसे पहला काम करना। मतलब ऊर्जा कब बनेगी? जब आप आहार लेंगे और आहार से वही रस बनेगा और वही रस आपको प्रीणन करेगा। रस धातु के बाद आता है रक्त धातु, जिसको ब्लड भी आप कह सकते हैं आज की भाषा में। रक्त धातु का काम है जीवन देना। और क्या काम है इसका? पोषण करना। किसका? मांस धातु का। सबसे पहला धातु था रस धातु, जिसका काम था प्रीणन करना और साथ में साथ अपने अगले धातु का पोषण करना, मतलब उसे पालना पोषना। तो रस के बाद अगला धातु है रक्त। और फिर रक्त का जो कर्म है, रक्त जीवन देता है और साथ साथ अपने अगले धातु मांस का पोषण भी करता है। तो इसी तरह मैं जितने आगे धातुओं को बताऊंगा, आप ये समझते जाइएगा कि ये पीछे वाला धातु उसके अगले धातु का पोषण भी साथ के साथ करता चलता है। और सारी की सारी धातुएं एक दूसरे का पोषण करती हैं, लेकिन मुख्य धातु रस ही होती है। रस से ही सभी का पोषण संभव है। फिर तीसरी धातु है मांस धातु, शरीर एवं मेद का पोषण करना। इसी के साथ अपने अगले धातु जो कि मेद है, जिसको भी पोषण करता है। मेद धातु क्या है? मेद धातु का कर्म है हमारे शरीर के स्वेद, जो पसीना होता है उस पसीने को निकालना। हमारे शरीर का जो स्नेहन होता है, जो चिकनाहट होती है, उस चिकनाहट को उत्पन्न करना, शरीर में दृढ़ता बनाए रखना तथा पोषण करना। उसके बाद अगला धातु है, मेद के बाद है अस्थि। अस्थि हमारे शरीर को धारण करने का काम करती है। धारण करना मतलब स्ट्रक्चर तैयार करने का, स्ट्रक्चर डिजाइन करने का काम हमारी अस्थि धातु करती है। आपने देखा है ना, ढांचा ही बचता है अंत में। अगर मांस हटा लिए जाए, रक्त खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो एक स्ट्रक्चर मिलता है, वो हड्डियों का ही स्ट्रक्चर होता है। तो अस्थि धातु है जो कि हमारे शरीर को धारण करने का काम करती है। अस्थि के बाद आता है मज्जा धातु। मज्जा धातु हमारे शरीर में प्रीति को जगाता है, प्रेम को जगाता है, स्नेह को जगाता है, बल को बनाता है, बल को। और साथ ही साथ अपने अंतिम धातु, जिसको शुक्र धातु कहते हैं, उसका पोषण भी करता है। कहाँ उपस्थित होता है? हड्डियों के बीच में जो तरल पदार्थ होता है, वही होता है मज्जा। तो मज्जा बल का भी काम करता है, शुक्र का पोषण भी करता है, स्नेह भी देता है और साथ में प्रेम को भी पैदा करने के लिए जो फीलिंग्स पैदा होती हैं, वो सारा कुछ मज्जा के ही संदर्भ में कहा गया है। मज्जा के बाद अंतिम धातु है शुक्र धातु। शुक्र धातु का कार्य है हमारे शरीर में धैर्य को बनाना, प्रीति को जगाना, हमारे देह बल, हमारे शरीर के बल को बनाकर रखना, हर्ष बीज जिसको आप कह सकते हैं स्त्रियों में, तथा गर्भ धारण करने में उपयोगी। या इसको मैं और ऊंचा स्तर अगर दे करके बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि शुक्र धातु ही एक ऐसा धातु है जो कि हमारे पंच महाभूतों से बिल्कुल हटके, हमारे शरीर से हटके आत्मा के बहुत करीब है। क्योंकि यहाँ से जीवन की शुरुआत हो जाती है, ये बीज रूप हो जाता है। तो इन 7 धातुओं का हमने कर्म जाना और 3 दोषों का कार्य जाना अपने शरीर में। लग रहा होगा अचानक से अनुज भाई ये कौन सा विषय उठा करके बोल दिए, तो मैं वो आपको बता दूं कि
ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये आपके लिए चलता रहेगा, जिसमें आपको बहुत कुछ अष्टांग आयुर्वेद के माध्यम से मैं आपको वो गहरी गहरी जानकारियां आयुर्वेद से निकाल कर बताऊंगा जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी या किसी ने आपको बताई नहीं होगी। तो निश्चित रूप से इस कक्षा का लाभ आप सब इस जरूर उठाएं। अष्टांग आयुर्वेद की ऑनलाइन कक्षा भी हम लोग करते हैं गूगल मीट पर हर रविवार रात 8 बजे से 10 बजे तक, और इसी के साथ अष्टांग आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस भी अब यूट्यूब चैनल पे पड़ेगा, जिसको आप सभी देखें। आपको बहुत गहरी जानकारियां मिलने वाले हैं इस पूरे एपिसोड कह सकते हैं या सीरीज कह सकते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 3 दोषों को जाना, 7 धातुओं को जाना, क्योंकि ये शरीर के आधार हैं। पहले आधार को ही हम नहीं जान पाएंगे तो हम बाकी चीज को क्या जानेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम हमारी चिकित्सा करें, हम एक अपना स्वयं का चिकित्सक बन जाएं, हम लोगों का चिकित्सा करके उनके रोगों को हरण कर सकें, हम एक अच्छे वैद्य बने। हर कोई चाह रहा है, जो राजीव भाई को प्रेरणा मान रहा है, जो देश की सेवा में समाज की सेवा में लगा हुआ है, चाह तो रहा है अधिक से अधिक व्यक्ति, क्योंकि स्वास्थ्य तो हर एक व्यक्ति का मामला है। इसलिए हमारे शरीर के जो 3 आधार हैं उनको तो सबसे पहले ही आपको जानना पड़ेगा। तो ये हमारे शरीर के आधार के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे शरीर के आधार केवल हमारे ये 3 दोष तक ही मत मानिए कि आप अब ये जानिए कि वात पित्त कफ के अलावा भी हमारे शरीर में 7 और अन्य चीजें होती हैं महत्वपूर्ण, 3 और अन्य चीजें होती हैं महत्वपूर्ण, जिनको धातु और मल कहते हैं। पहला प्रश्न हमने ये देखा कि हमारे शरीर में इन दोषों का और इन धातुओं का क्या काम है। अब हम जानेंगे कि इनके बढ़ जाने से हमारे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है तो किस तरह के सिचुएशंस बनती है, किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। किसी भी कारण से हमारे शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष, कृशता, जिसको आप कह सकते हैं कि रूखापन, नख आदि प्रदेश, ये जो हमारे नाखून वगैरह के आसपास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कालापन, पुरीस की स्वाभाविक गति में रुकावट, जो हम शौच करते हैं उस शौच को निकलते समय मल द्वार में जो सामान्य स्थिति रहती है उस सामान्य स्थिति में भी रुकावट आ जाना, यह सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, दिखने लगती हैं जब आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। निद्रा नाश हो जाती है, आपको नींद नहीं आता, इंद्रियों की शक्ति का क्षय होने लगता है, आपको सुनाई कम देने लगता है, दिखाई कम पड़ने लगता है, प्रलाप होता है, अंट संट बकने की स्थिति बन जाती है, कुछ भी बोलता है व्यक्ति, कुछ भी समझता है व्यक्ति, चक्कर आने लगती है, बहुत अपने को दीन भावना, बहुत अपने को हीन भावना में समझने लगता है वो। ये लक्षण भी है, ये आप समझिए किसी चीज को कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो ऐसे ऐसे सिम्पटम होते हैं। अभी तक आप लोगों ने केवल एलोपैथ में ये जाना कि हमें अगर कोई बीमारी है तो वो रिपोर्ट में लिख कर आनी चाहिए, जिसको हम जान नहीं रहे हैं। उसके अलावा बहुत कुछ लक्षण हमारा शरीर खुद देता है हमें, जो हमें पता नहीं होता। आज के इस वीडियो के बाद आपको यह प्रश्न नहीं रह जाएगा कि आपको पता नहीं है। आपको पता होगा कि आपके शरीर में वात अगर बढ़ेगा तो कौन कौन सा लक्षण होगा। उष्ण आहार विहार की इच्छा होगी, उष्ण मतलब गरम, गरम आहार विहार करने का मन करेगा, आपको बल का नाश हो जाएगा, आपको लगेगा बिल्कुल एनर्जी रही ही नहीं है, खत्म हो चुकी है। इस तरह के लक्षण अगर उत्पन्न होने लगते हैं या इस तरह की स्थिति किसी के साथ बनती है तो आप ये समझ जाइए कि उसके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। अब आते हैं पित्त वृद्धि के लक्षण। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ गया किन्हीं भी कारणों से, तो पित्त के बढ़ने से क्या क्या लक्षण दिखाई देगा आप वो जान। अनेक कारणों से बढ़ा हुआ पित्त दोष मल मूत्र तथा त्वचा में पीलापन कर देता है, जिसको हम जॉइंडिस या पीलिया के नाम से भी अक्सर रोग के रूप में जानते हैं। अर्थात आयुर्वेद कह रहा है कि अगर आपके आंखों के नीचे, अगर आपके नाखून में, अगर आपके शरीर में, त्वचा में, मूत्र में, मल में पीलापन अधिक आ रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
और पित्त बढ़ते ही लिवर को डिफेक्ट करता है, और फिर लिवर के डिफेक्ट होने से लिवर डिफेक्टेड संबंधी प्रॉब्लम, जिसको जॉन्डिस कहते हैं और जिसको पीलिया कहते हैं, ऐसी बुरी अवस्था हम सबको बन जाती है। लक्षण पहले ही हमारा शरीर दे देता है कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है। तुरंत पित्त को शांत कर लो। उपाय भी है, वो आगे हम लोग जानेंगे क्या है उपाय। भूख प्यास की अधिकता बढ़ जाती है व्यक्ति की, अगर पित्त बढ़ जाए तो उसको भूख अधिक लगने लगेगी, प्यास अधिक लगने लगेगा, खाना खाने की अधिक इच्छा होने लगेगी, उसको जलन होने लगती है, पेट के अंदर जलन बढ़ जाएगा, शरीर के बाहर जलन बढ़ जाएगा, स्किन संबंधित बीमारियां, समस्याएं देखने को मिलने लगेंगी, और साथ ही साथ नींद बिल्कुल न आने की स्थिति बन जाएगी। और नींद न आने की स्थिति बनने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की हालत कैसी होती है। अगर 2 दिन किसी को जगा करके 3 दिन रख दिया जाए तो ये वही बता सकता है कि कैसी मेरी स्थिति है। तो अनेक कारणों से बढ़ा हुआ पित्त आपके शरीर में ये सारे लक्षण उत्पन्न कर देता है। अब अगर आपके शरीर में कफ बढ़ गया है, कफ की वृद्धि हो गई है, तो कफ दोष बढ़ने से आपके शरीर में कौन कौन सा लक्षण दिखाई देगा। अगर आपके शरीर में कफ बढ़ गया है तो कफ बढ़ने के बाद आपके शरीर में मंदाग्नि दिखेगी, मतलब आपकी अग्नि जो है पेट की वो मंद हो जाएगी, आपको भूख प्यास नहीं लगेगा। उसके बाद आपको लाला स्राव आने लगेगा, मतलब कि जब उल्टी आने की स्थिति होती है तो आपने देखा होगा एक मीठा रस हमारे जुबान में, हमारे मुंह में अपने आप निकलने लगता है, मीठा मीठा अधिक मात्रा में, उसी को लाला स्राव कहते हैं। तो अगर आपका कफ बढ़ेगा तो वो लाला स्राव आने लगेगा, और जिसके वजह से उल्टी होगी और कफ बाहर निकलेगा। ये कोई नहीं कर रहा, ये शरीर खुद ही कर रही है। तो आप इस बात को समझते चलिएगा। बार बार होने से जब ये बढ़ जाता है तब ऐसी समस्याएं बनने लगती हैं। आलस का आ जाना, इतना आलसी व्यक्ति हो जाएगा अगर उसका कफ बढ़ गया है तो कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाना ही नहीं चाहेगा। गुरुता बढ़ जाएगी, पुरीस आदि में सफेदी आ जाएगी, मतलब कफ का जो कलर होता है, जिस तरह कफ आपने देखा होगा होता है निकलने वाला फेफड़ों से, उसी तरह की सफेदी हमारे पुरीस में, हमारे मल में आ जाती है। साथ ही साथ जाड़ा लगने लगता है, ठंडक जैसा, शीत स्पर्श जैसा महसूस होने लगता है, अंगों में ढीलापन आ जाता है, श्वास चलने लग जाती है आपकी बहुत अधिक, खांसी आने लग जाती है, खांसी बढ़ जाती है व्यक्ति की, निद्रा की अधिकता होने लगती है। बच्चों में आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, उसके पीछे कारण यही होता है कि बच्चों में कफ दोष 14 साल तक अधिक रहता है, प्रधान रहता है, इस वजह से वो ज्यादा सोते हैं। बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे अगर आपके शरीर में कफ बढ़ जाता है तो। कफ के बाद ये तो 3 दोषों के बढ़ने से क्या क्या लक्षण होता है हमने वो जाना। अब हम आगे जानेंगे कि जो 7 धातुएं हमने देखी कि हमारे शरीर में क्या क्या कर्म है, क्या क्या काम है उनका, अगर वो बढ़ जाए तो क्या क्या गड़बड़ी आ सकती है, अब हम इसको जान लेंगे। तो सबसे पहला धातु हमने रस धातु है। रस धातु अगर आपके शरीर में बढ़ेगा किसी भी कारण से, तो आपके शरीर में कफ के बढ़ने से जो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। दूसरा धातु है रक्त धातु। रक्त धातु अगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमारे शरीर में किसी भी कारण से अगर वो बढ़ गया है तो सबसे पहले रक्त पित्त से संबंधित रोग होगा। रक्त पित्त क्या है? आपके ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। ब्लड की एसिडिटी बढ़ते ही आपको रक्त पित्त से संबंधित, आपके ब्लड से संबंधित बहुत सारे इन्फेक्शंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आने लगेगा। उसके बाद आपको मंदाग्नि हो जाएगी, आपकी भूख लगने की इच्छा बिल्कुल कम हो जाएगी, आपको भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। त्वचा, नेत्र एवं मूत्र में लालिमा आ जाएगी, मतलब आपके चेहरे पर अधिक लालिमा हो जाएगी, आंखों में अधिक लालिमा हो जाएगी, तथा आपके मूत्र या शुक्र के माध्यम से कभी कभी खून भी बाहर आने लगेगा, ब्लड भी बाहर आने लगेगा अगर आपके शरीर में यह रक्त धातु बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत लोग
यूरिन करते हैं या मूत्र त्याग करते हैं तो वो बताते हैं कि उनका मूत्र लाल कलर में आता है, यूरिन का कलर हल्का रेड होता है। वो इसी कारण से होता है कि उन लोगों के शरीर में रक्त धातु बढ़ जाता है। और भी कारणों से ऐसे लक्षण होते हैं, लेकिन मूल लक्षण है कि रक्त धातु बढ़ा हुआ है आपका। फिर आते हैं मांस धातु की वृद्धि से क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई पड़ेंगे। विभिन्न कारणों से बढ़ा हुआ मांस धातु सबसे पहले तो आपको गलगंड करेगा। गलगंड मतलब गले के नीचे ये जो आपने से लटक जाता है, घिंगा नहीं कह सकता, मांस जैसा लटक जाना आपने अक्सर देखा होगा, ये चीज नीचे आ जाना, ये सारी चीजें होती हैं जब आपका मांस धातु बढ़ता है। ग्रंथि शोथ हो जाती है, ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इनमें बढ़ोतरी आ जाती है। इसी के साथ गालों तथा उदर प्रदेश में वृद्धि हो जाती है, गालों में इधर आसपास पूरा अधिक बढ़ जाएगा, मांस का जैसा बढ़ता हुआ दिखने लगेगा। साथ में पेट के नीचे आपको बहुत अधिक मोटापा जैसा दिखेगा, वो सारी स्थिति होती है जब मांस धातु बढ़ता है। मेद धातु अगर किसी भी कारण से आपके शरीर में बढ़ता है तो वह आपको मांस वृद्धि के समान ही लक्षणों को उत्पन्न करेगा। जैसे मांस आपका बढ़ता है तो जो जो लक्षण होते हैं, मेद धातु के बढ़ने से उन्हीं लक्षणों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। कोई व्यक्ति मोटा है और उसका मांस धातु बढ़ा है, अगर मेद धातु भी बढ़ गया तो वो मोटा से और ज्यादा मोटा हो जाएगा, थुलथुला हो जाएगा। यही इस तरीके के विकार डबल आप कह सकते हो, अटैक हो जाता है। अस्थि धातु अगर आपके शरीर में बढ़ेगा तो क्या लक्षण होगा। अनेक कारणों से बढ़ा हुआ अस्थि धातु अस्थि की वृद्धि करता है और संख्या से अधिक दांतों को उत्पन्न कर देता है। अस्थि धातु बढ़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि जो दांतों की संख्या है मुख में, वो अधिक मात्रा में हो जाएगी, अधिक संख्या में हो जाएगी, या हड्डियों में वृद्धि हो जाएगी, तो आप समझ जाएं कि उसका अस्थि धातु बढ़ गया है। अस्थि धातु के बाद आता है मज्जा धातु। किसी भी कारण से आपके शरीर में अगर मज्जा धातु बढ़ता है तो मज्जा धातु के बढ़ने से सबसे पहले नेत्र तथा शरीर में भारीपन पैदा कर होगा। उसके बाद शरीर की संधियां जो है, जो हमारे जोड़ हैं, जैसे ये हाथों का जोड़ है, कंधे का जोड़ है, कमर का जोड़ है, इन सारे जोड़ों में एक तरीके से कष्ट साध्य फुंसियां और दर्द पैदा शुरू हो जाएगा। आप चलने नहीं पाएंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आपसे चलना फिरना इतना मुश्किल काम लगेगा कि जैसे कोई आपको बहुत बड़ी सजा दे रहा हो। मज्जा धातु के बाद आता है सबसे अंतिम धातु, जिसको कहते हैं शुक्र धातु। शुक्र धातु के आपके शरीर में बढ़ जाने के कारण शुक्र धातु पुरुष स्त्री सहवास की अत्यंत इच्छा को पैदा करता है। उसके बाद इससे शुक्रास्मरी की भी स्थिति हो जाती है, जिसमें कि आपके मूत्र के माध्यम से आपका शुक्र धातु बाहर निकलने लगता है। महर्षि सुश्रुत की बात अगर हम सुने तो वो क्या कहते हैं, ये तो महर्षि वाग्भट्ट ने कहा। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि रस धातु के अधिक बढ़ने से मिचली लालास्राव होता है, रक्त धातु के अधिक बढ़ने से अंगों तथा आंखों में लालिमा आ जाती है, तथा सिराओं का रक्त से भर जाने जैसी स्थिति होती है। मांस के अधिक बढ़ने से नितंब, गंड स्थलों, ओष्ठों, जांघों, बाहुओं, उरुओं, योनि में वृद्धि हो जाती है, शरीर में भारीपन हो जाता है। मेदो धातु के बढ़ने से अंगों में चिकनाहट, पेट तथा पसलियों में वृद्धि, खांसी, श्वास, हिचकी जैसे आदि अनेकों समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अस्थि धातु के बढ़ने से आपके शरीर में चणक अस्थियां जो हैं, या अस्थि अधिदंत जो हैं, दांतों के बगल के, ये सारे चीजों में बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद शुक्र धातु के बढ़ने पर शुक्रास्मरी हो जाती है तथा शुक्र की अति प्रवृत्ति होती है। अति प्रवृत्ति का अर्थ है कि शुक्र को निकालने की अधिक इच्छा का होना।